अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सीएम योगी इन आपकी अदालत लाइव रजत शर्मा। तो देखते हैं भाई, बाकी पार्ट जो आज मुकम्मल हो जाएगी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनके राज में डर का माहौल है। योगी जी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं। कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बिनु भय होई न प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, तो हमारा संकल्प था ही शुरू से। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, तो हम तो राम भक्त हैं, तो यही तो हम भी करेंगे। जो ये निस्सर पापी हैं, जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूं, तो अयोध्या में रामलला विराजमान हूं, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और वही काम यूपी में हुआ है। देखिए, सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता के सरप्रस्त थे, जिनके समय में जब उनका काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे। आज की क्या स्थिति है? मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। भाई, हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए, बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। भाई, मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो, वह कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनकी मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ये लोग। यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है। बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को, जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली, और हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं, और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्ययोजना हमारी बन चुकी है, ये माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए,
निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की भी जितनी संपत्ति होगी। देखिए, एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंडसन हैं। उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। अब देखिए, ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखो, किसी विषधर से उम्मीद करना कि वह शांति का उपदेश देगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। इसका खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बात संभल में भी हिसाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शिकायत आज़म खान साहब करते हैं। आज़म खान कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चला दिया योगी जी ने, मौका भी नहीं दिया सामान हटाने का। देखिए, ये उस महाभारत परिवार के ही काका श्री ये भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भी सब मौन बने हुए थे, बल्कि उसमें लिप्त थे दुर्योधन और दुशासन के साथ में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा उन्होंने, आज उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आजम खां हो या ये जितने अन्य माफिया हों, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। इस कानून के राज में सामान्य नागरिक, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, इन सब को एक भयमुक्त वातावरण मिला है। ये भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए। अभी चुनाव के ठीक पहले फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग किया, शिलान्यास किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी के लिए कल्पना थी, आज वो साकार हो रहा है। 10.5 लाख करोड़ का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी आज यूपी में हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है, एक निवेश का माहौल बना है। केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की, एक समान पार्टी की सरकार है और विकास, गरीब कल्याण इनका संकल्प है। देश के प्रति इन सब की पूरी प्रतिबद्धता है, इसलिए सब कार्य हो पा रहे हैं। लेकिन आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता तक सुनाई दी। वहाँ हाईकोर्ट के जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो योगी जी से थोड़े दिन के बुलडोजर उधार ले लो। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है यह न्याय नहीं करता। उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है और ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, एक्सप्रेसवे का, नए एयरपोर्ट का, नए हाईवे का, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का, ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मार्ग में जो अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। ये माफिया और इन लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को बहुत शीघ्रता के साथ वो हटाता है और हटाता है तो इनको पीड़ा होती है और उनके आकाओं को उससे ज्यादा पीड़ा होती है।
एक पीड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ वकीलों को भी है। वकील कह रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, माफिया ख़त्म हो गया, उसकी वजह से उनके पास केसेस आने बंद हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये एक वीडियो देखा मैंने, वो कह रहे हैं योगी जी थोड़ा सा क्राइम तो चलने दीजिए, थोड़ी हमारी भी इनकम हो जाए। देखिए, अधिवक्ता समाज देश का नेतृत्व वर्ग है और उनके पास कार्य के लिए बहुत सारा समय है। वकालत के साथ साथ अभी तो उनके पास अगर कार्य करेंगे तो जो पेंडेंसी है न्यायालय की, न्यायपालिका की, इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगले 10 वर्ष के लिए कार्य होगा। 10 वर्ष के बाद तब तक इतना समाज सेवा का काम करें कि पॉलिटिक्स में भी वह पीढ़ी फिर से आए जैसे देश की आज़ादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं ने लीड लिया था। और मुझे लगता है कि वह सामर्थ्य हमारे अधिवक्ता समुदाय के पास है और वो कर सकता है। एक सवाल और ले सकते हैं हम ब्रेक से पहले? हाँ, पहले के उत्तर प्रदेश में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? पहले लोग माफिया स्वच्छंद घूमते थे, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, गरीब बीमारी में तबाह होकर के या तो दम तोड़ देता था या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है। अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता, साहब एक बार जान बख्श दो, बस हम थैली लगा करके पेट भर लेंगे। ये परिवर्तन हुआ है। नए उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे, जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, जिनके सामने मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता था, जिनको मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में बुला करके महिमामंडन करता था, आज वही माफिया जब पुलिस का सामना होता है, जिसके पहले पीछे पीछे पुलिस दौड़ करके उसको सैल्यूट करती थी, जिसकी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगती थी, आज जब पुलिस का सामना उससे होता है तो उसकी पैंटें गीली हो जाती हैं और वे लोग कांपते हुए दिखाई देते हैं, जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब बस हमें यूपी से बाहर कर दो, हम लोग दूसरे राज्यों में रह जाएंगे। कांग्रेस ने तो किया था ना ये सब काम, और समाजवादी पार्टी भी यही करती रही। तो एक भयमुक्त वातावरण दिया है, विकास के साथ यूपी को जोड़ा गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लागू किया गया है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से यूपी के अंदर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए आबादी में सबसे बड़ा था। जब 2017 में हम लोग आए, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ राज्य है। भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश रख रहा है। इसलिए यही अंतर है कि पहले भय था, भूख थी, अराजकता थी, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भयमुक्त वातावरण है, विकास है और हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक बेहतर प्रयास है। एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवालात का फाइनल राउंड। जेल से बेल पे छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल जी कितना हमलावर रह पाएंगे, पहले अपना सोगर तुमसे ध्यान भटकाते हैं। ये इल्जाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। वो कहते हैं कि असली मुद्दों पर योगी जी बात ही नहीं करते, मोदी जी बात ही नहीं करते, इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। देखिए, असली मुद्दे तो चुनाव के प्रारंभ में मोदी जी ने उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो जारी किया था, वह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ इन मुद्दों को उठाया था। हमें सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, हमें सत्ता चाहिए विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन को सत्ता चाहिए अपने परिवारों को फलने फूलने के लिए और उनको खुशहाल रखने के लिए। मुद्दों को लेकर के भटकाने का काम सबसे पहले कांग्रेस के उस न्याय पत्र ने किया
जो देश के प्रति एक अन्याय का दस्तावेज है। ये भारत को अपमानित करने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को अपमानित करने वाला दस्तावेज है। भारत के विभाजन की नींव रखने वाला दस्तावेज है। भारत का तालिबानीकरण करने का दस्तावेज है। और जब ये ज्वलंत मुद्दे आएंगे जो भारत की नारी शक्ति का अपमान करे, आधी आबादी को अपमानित करे, एक तरफ नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम नई संसद पारित करता है और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करने की स्वतंत्रता देंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में स्थापित करने की बात करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस आज भी भारत को मध्य युग में धकेलने का प्रयास करती है। तो भटकाने का काम है। अगर ये ओबीसी SC ST के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम करेंगे तो उन मुद्दों को उठाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, मोदी जी विरासत के सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात करती है। यानी ये कांग्रेस का जजिया कर है और ये जजिया कर भारतीय जनता पार्टी ये नए भारत में नहीं लगाने देगी। कमाएगी, यानी कमाएंगे भारत के परिवारों के पूर्वज, ये लोग कमाएंगे और उन पे जजिया कर वसूलने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के लोग जाकर के इनकी आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। क्या ये गुंडागिर्दी करने की छूट क्या सत्ता में रहकर के इनको दी जानी चाहिए? कतई एक्सरे करेंगे राहुल गांधी। हाँ, तो ये उसी एक्सरे उसी जजिया कर के लिए करेंगे, उसी विरासत टैक्स के लिए करेंगे। यानी औरंगजेब की एक नई आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है और नया भारत औरंगजेब को तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी जी, उनकी शिकायत ज्यादातर इस बात पर है कि आप बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं अगर मैंने अपने परिवार वालों को टिकट दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका तो परिवार है नहीं। हाँ, तो इसीलिए ना हम यही कह रहे हैं, क्या प्रदेश में कोई और यादव नहीं थे क्या? आप दीजिए, आपकी पार्टी है, आपको अधिकार है, लेकिन क्या कोई और यादव नहीं थे? मैनपुरी में, बदायूं में, फिरोजाबाद में, कन्नौज में, आजमगढ़ में 5 यादव और पांचों एक परिवार के। कोई काका है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है। महाभारत के रिश्ते भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। दूसरा, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। लोहिया जी ने तो एक बात कही थी समाजवादियों से कि संपत्ति और संतति दोनों से दूर रहना। क्या इन्होंने उसका पालन किया? डॉक्टर लोहिया के नाम पे जनता की आंखों में धूल क्यों झोंकने का काम कर रहे हो? जो कुछ भी करना केवल अपनी संतति, अपने परिवार के लिए करना है, बाकी समाज कहां जाएगा? क्यों नहीं आपने उसकी चिंता की? और कांग्रेस भी वही कर रही है। कांग्रेस के तो एक मंत्री हैं, फॉर्मर मिनिस्टर कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख रुपए पत्नी को देने का वादा किया है, जिसकी 2 पत्नियां होंगी तो 2 लाख मिलेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, कांग्रेस से ये उम्मीद करना कि वह देश के हित में कोई कार्य करे, ये अपने आप में बेईमानी होगी। और इसीलिए मैंने कहा ना कि इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेशन फर्स्ट की बात कही है, क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारतीय परिवार है, मेरे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेशी परिवार है। इसलिए व्यक्तिगत परिवार की चिंता किए बगैर हम पूरे प्रदेश की चिंता करेंगे। आजकल रायबरेली में परिवार की काफ़ी चिंता हो रही है। जब प्रियंका गांधी वह भाषण देती है तो कहती हैं कि माँ शहीद हुई तो बेटा खड़ा हो गया, बेटा शहीद हुआ तो उसकी विधवा पत्नी खड़ी हो गई, हम इस देश के लिए शहादत देते रहेंगे। हाँ, कांग्रेस तो ये बोलेगी ही, क्योंकि उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ यही सब खिलवाड़ करके देश को हमेशा गुमराह किया है। लेकिन इस बार
अमेठी और रायबरेली की जनता भी इनको बहुत जोरदार जवाब देने वाली है। अमेठी की जनता पिछली बारी जवाब दे चुकी है, रायबरेली की जनता भी इस बार इनको जवाब देगी। ये परिवारवादी राजनीति के दिन लद चुके हैं। नया भारत नेशन फर्स्ट के साथ खड़ा है, फैमिली फर्स्ट के साथ नहीं। इन सब लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, वो कहते हैं हमारी जो बीजेपी का एक्सटेंडेड परिवार है, ईडी और सीबीआई, उससे है। देखिए, उसको बीजेपी के साथ जोड़ना गलत होगा। ईडी हो, आईटी हो या फिर सीबीआई हो, ये देश की इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उनको अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। वहां पर उनके डायरेक्टर को भी चयन करने की एक व्यवस्था है। उनमें से बहुत सारे में तो नेता प्रतिपक्ष भी उसका पार्ट होता है, और उसको बीजेपी के साथ जोड़ना मुझे लगता है गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के नेतृत्व में, अपनी नीतियों के आधार पर मूल्यों और आदर्शों की राजनीति करती है, और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के आधार पर जनता जनार्दन के दरबार में। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है, तो वो जरूर ईडी पर भी हमला करेंगे, बीजेपी पर भी हमला करेंगे, मोदी जी पर भी हमला करेंगे। जेल से बेल पे छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल जी कितना हमलावर रह पाएंगे, पहले अपना शुगर कंट्रोल कर लें। मुझे लगता है कि उनको स्वयं ही इस अपने स्वास्थ्य की चिंता कर लेनी चाहिए। न्यायालय ने योगी जी उनको बेल दी है, 20 दिन तक चुनाव कैंपेन में हिस्सा लेने। चुनाव कैंपेन में भाग लेने के लिए दिया है, वे चुनाव कैंपेन में भाग लें, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि देश इन लोगों के झूठ से बहुत थक चुका है, और अब वो चाहता है कि देश के अंदर सही तथ्य सामने आने चाहिए। ये लोग सही बोलेंगे नहीं, इन सब की वास्तविकता सामने आ चुकी है। और जेल से इंडी गठबंधन में ज़्यादातर लोग तो बेल पे ही छूटे हुए लोग हैं, ज़्यादातर हैं। यहाँ पे वो जाइए, बिहार में जाइए, और भी देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे, इन सब की वही किस्से हैं। एक ही ईद के दिन एक मीम आया था, उसमें सारे जो विरोधी दलों के नेता एक साथ खड़े थे और कहा था ईडी मुबारक। देखिए, विपक्षी दलों के लोग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके जो कारनामे हैं, जब वो देश के सामने आ रहे हैं, तो अपने इन कारनामों को छुपाने के लिए आज वह देश की इन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता उन सब के उन कारनामों को जानती है, उन कारनामों को अच्छी तरह वाकिफ है, और उसका जवाब भी चुनाव में दे रही है। योगी जी, हमने आपसे हर सब्जेक्ट पर सवाल पूछे, आपने कोई डक करने की कोशिश नहीं की, हर बात का खुलकर जवाब दिया। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह का फैसला। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज जन्म मुकदमा चलाया योगी आदित्यनाथ पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के फैसले का। योगी आदित्यनाथ जी, आप संन्यास, नेतृत्व और प्रशासन का अद्भुत संगम हैं। आज आप पर अनेक इल्जाम इस अदालत में लगाए गए, और आपने उनको बहुत सही तरीके से, स्पष्ट रूप से, सच्चाई के साथ डिफेंड किया। आप राष्ट्रीय दायित्वों का पालन राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। आपका राष्ट्र प्रेम देश को, देश के लोगों को प्रेरणा देता है। आप देश के हित में काम करते रहिए। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। ये अदालत आपको आदरपूर्वक रिहा करती है। जी, वीडियो खत्म हो गई फाइनली। सवाल जो थे दो ही हैं भाई, कि एक जो है वो आपके यूपी में डर का माहौल है, तो साफ ज़रा भाई साहब, डर का माहौल उन लोगों के लिए है जो मुजरिम हैं, जो क्राइम करते हैं, जो आज भी मतलब कुछ दो नंबरी काम करते या सोच रखते हैं,
जो आम जनता उनको क्या डर है? जो अपने जो देश साफ है को उसको कोई डर नहीं कोई है, डर कहीं नहीं पर भी है। हो, जो बंदा सच्चा उसको डर नहीं है। किसी किस्म का डर नहीं भाई। और भाई दो नंबर लोगों एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें ये था कि जो है ना वो लाइन लगी हुई थी लंबी, कहते हैं भाई साहब हमें आप पकड़ लो बस, हमें इनको मारना नहीं। या माफी दे दो या मारना नहीं है। पकड़ तो ये चीजें भाई साहब उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है कि कई हमने लो। वीडियो देखी। एक की तो सर बोल रहे थे, एक मेरे सामने अगर सामने उसने सुसु कर दिया पैंट के अंदर हो जाता है मतलब इतने भाई। डरे साहब में, मतलब भाई साहब जो होते हैं ना ये बड़े बड़े क्रिमिनल लोग, इनके शिकंजे कस दिए जाए ना, भाई- ये भागों के वो क्या करते सीधे होते हैं। पहले हुकूमतों ने छूट दे रखी थी, अदारों ने छूट दे रखी थी, इसी वजह से खुले आम हुकूमतें क्या छूट देती है, पुलिस वाला ही छूट देते तो वो अदारा हैं। किसके अंदर है? हुकूमतों के अंदर हाँ, तो बस देख यही रहे हो, बात है। अगर- और पुलिस का शिकंजा कैसे उन्होंने भाई साहब उन तेरे थाना जो तेरा थाना सदर है ना, अगर यहाँ का जो SHO है ना उसके पास MN इतनी ताकत होती है, अगर वो चाहे ना चाहे तो एक नहीं सुई भी चोरी कोई कर सकता। ये सारा सारा पता कौन सा डुकेट कौन कौन सी चोरी है, बिल्कुल कौन इनके पीछे कौन करवाता है, कौन है इनको छुड़वाता है, कौन है, ये सारा कोई मिली भगत होती है। लेकिन पीछे एक भाई वायरल भी हुई थी, शायद कुछ मंत्रियों के या कुछ पार्टी के मेंबर थे बीजेपी के, उनके जो 3 लड़के थे उन्होंने किसी लड़की का रेप किया था और उनको भाई साहब कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये भी वीडियो देखने को मिली है सोशल मीडिया पे। वो उसमें भाई कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। लेकिन एक वाकया ये भी हुआ था कि कुछ लड़कों ने, एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी थी और पीछे से उसका दुपट्टा खींचा और और मार के गिर के उसकी डेथ हो गई। लेकिन भाई साहब उसके जो तुरंत एक्शन लिया गया, उसके जो मुलव्वस थे उन लोगों को भाई साहब सख्त सजा दी गई। बाकी भाई हमने कई वीडियो देखी हैं यूपी की लड़कियों की जो बोलती थी भाई साहब यूपी, वाकई भाई अक्सर हम फिल्में में भी देखते हैं कि अक्सर यूपी के भाई साहब माफिया होते हैं, और साफ ज़ाहिर है कि माफिया की जो मूवी में जो पावर दिखाई जाती है हकीकत में उससे भी कई गुना ज्यादा होती है। मुख्तियार अंसारी इतनी एक फिल्म है, अमित शाह की फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म है ना, तो इंसारी नहीं, वो वैसे मुख्तार बना था भाई मुख्तार वो लंबा चौड़ा, वो मतलब शायद इसके नाम पे ही हो, जो अभी मरा है, हो सकता ये है, भी हो सकता है। वो भी इतना लंबा चौड़ा बड़ा ताकतवर दिखाया गया है। शायद बनाएगी उसकी वही मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह के नाम बड़े बड़े फिल्में बनी हैं। यार तारक, मुझे यहाँ पर जो गलत लगता है ना, एक बंदा तू गुनाहगार है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तेरे बीवी बच्चों को कंगाल कर देना, उनको सड़क पर ले आना, ये ठीक है या गलत है? तू तो क्रिमिनल है, डिक्लेयर है, तेरा रोब दबदबा है, तेरी दहशत है इलाके में, पुलिस ने तुझको धर लिया, हाँ लेकिन ये है कि असल में होता है ना कि भाई जदाद जो है जो नाम किसके हो, अवैध तरीके से अगर पैसा उसकी- बनाएगी ये उसके ऊपर वैसे उसकी फैमिली का हक नहीं, जो उसका विरासती घर का या जो भी माड़ा मोटा कारोबार था जो जायदाद, वो तो वैसे उसकी फैमिली को जाएगी। लेकिन अवैध तरीके अपनी ताकत का नजायज तरीके से पहले उसकी, लेकिन उसकी उसके पहले जांच वैसे तो होनी हुकूमत का चाहिए। हक है, हाँ, बिल्कुल। परहेज करके उसको पहले उसको मार देने के बाद ही वो अवैध दिखती है, पहले जांच नहीं हो सकती कि भाई साहब इसने नजायज तरीके से कब्जा रखी है, उसके मरने के बाद ही जब उसकी कार्रवाई अवैध तारक भाई करेंगे उसके बाद ही वो सारी कार्रवाई करनी है। अच्छा पकड़ा तुमने। और रही एक और बात, बलडोजर से उस बिल्डिंग का नुकसान करना जरूरी है। अब जब वो मर गया है, उनसे छीन ली गई है, तो वो नुकसान करना जरूरी है कि इसके बजाय किसी और को वो नीलाम कर दी जाए। बिल्कुल वो बेच देनी चाहिए उसकी किसी जगह को। पर सर बोल रहे हॉस्पिटल जो है यूनिवर्सिटियां या कॉलेज स्कूल बनाए जाएंगे गरीब बच्चों अच्छा, के उसको लिए। गिरा कर बनाना जरूरी हो जाएगा उसी जगह पर, तो ही नाम चमकेगा। अगर अगर उसके मुतबादिल अगर उसको बेच एक- दिया जाए और वही खर्चा किसी नई जगह पर, हॉस्पिटल भी तो बन सकता है, स्कूल भी। अगर एक माफिया है, साफ ज़ाहिर है कि अगर एक माफिया उसको उसका जो बिल्डिंग घर कितने की बिक जाएगी, यार वो बात बिल्डिंग तो उसके है। अंदर हॉस्पिटल भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, स्कूल की भी, तो अगर स्कूल हॉस्पिटल की बिल्डिंगें अलग सी होती है, रहने की एक जगह अच्छा की बंगला बिल्डिंग बना हुआ ना, तो उसमें अलग सी एक अच्छा होती है। खासा स्कूल चल जाता है। नहीं वैसा वो जो बिल्डिंग होती है ना उसमें उसमें और भी तो कमरे बनाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा अब सकते भाई साहब जरा ये समझाओ, दोहरा नुकसान करना बेहतर है या कि एक नुकसान करना? दोहरा नुकसान कैसे हुआ? एक मतलब गिराने एक में बनी, नुकसान है। हाँ,
दूसरा फिर बनाने दोबारा का बनाने। नुकसान। लेकिन उसकी बिल्डिंग भाई साहब जिस मकसद के वो लिए काम ना आए, उसकी नीलामी करो, आम जनता को जिसको वो चाहिए मतलूबा बंदों को उसको बेच दो, पैसे लेकर कहीं और बना लो। मेरा कहने का ये अच्छा, आपको मतलब ये दिक्कत जी है। सर। दिक्कत चलो नहीं ये है। मशवरा भी यूसुफ भाई और नहीं, हम तो ये कहते हैं भाई, अगर साफ ज़रा कहना है, लेकिन ये ना- सर को थोड़ा सा गौरव फिक्र अब किसी- करना चाहिए। अयोगी माफिया सर का को घर है। गौरव फिक्र क्या करना है, उन्होंने तो डर फैलाना था, बलडोजर बाबा मशहूर होना था, इसलिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन और भी होते हैं, लेकिन लोगों में अच्छा, डर महंगाई राज को खत्म करने के लिए डर तो होना चाहिए। जब हाँ, पहले डर उनका डर होना था, चाहिए। उन्होंने डर फैला कर ये अवैध जो इंडिया में भाई साहब अदालतें नहीं नहीं है, इस लिहाज से तो योगी जी भी गुंडे ही हैं, अपनी मर्जी से कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको आप क्या कहेंगे, गुंडे नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इंडिया में अदालतें नहीं है प्रॉपर तरीके से, अदालतों में दिन दहाड़े बंदों को मार दिया जाता है, वो कानून की बेइज्जती नहीं है, अदालत की डिसरिस्पेक्ट नहीं है वो। नहीं, वैसे मैंने हाँ, इस बारे सवाल में- तो बनता है ना भाई साहब। सही बात है, अगर एक कोई गुनाह करता तो उसकी अब योगी जी के पास ताकत है, कल को कोई मुझे और ये बताओ। अब भाई सुनो, अपोजिशन का कोई लीडर आता है, कल को इनको ही धर लेता है कि तुमने तो अपने कानून को तुमने अपने हाथों में लेकर सारों को टपकाया है, किस कानून के तहत तुमने फिर बात नहीं की? करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वो जो सारी जिससे ये ताकत पूरा का गलत जिससे इस्तेमाल पूरा है। यूपी लड़ रहा ये है, ताकत गुंडाई का से, गलत चाहे वो इस्तेमाल मुस्लिम है। है, हिंदू है, सिख है, जो यार भी धर्म से वो चीज तो जैसे खत्म नहीं यार करना हिंदू चाहिए। मुस्लिम की बात हुई उनको नहीं, खत्म नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की या तो मेरा अदालतों को बंद कर देना चाहिए। वैसे अदालत किस लिए होती है? मोदम से इसके छोटा लिए सवाल होती पूछ लेते है। हैं। नहीं, मौलवी किस लिए होती है? नहीं, ये जो काम कर रहे हैं अदालतों से पूछ कर ही कर रहे नहीं, हैं। अदालतों से अदालतों पूछना। के अंदर अदालत पेश कहती किया है- जा रहा है। वो जो आए थे, लाइन लगी हुई थी, बड़े मोटे क्रिमिनल थे, चोरी करने वाले, वो किधर योगी सर के घर में आए थे या वो थाने में थाने आए थे, में आए थाने में आए थे? थे। किधर आए थे? थाने में आए। तो फिर फिर आप यार दिक्कत अदालत किस में चीज़ खड़े की? एक बंदे को वो शूट कर देना, तो भाई साहब वो पुलिस इधर की भी होता है, कस्टडी आपके में। जड़ा वाले और नहीं ऊपर होता, नहीं ये होता। इधर उधर को मत नहीं, छोड़ो, नहीं, जो नहीं। मुद्दे की बात है उस पर रहना है। अगर मेरे साथ बात करनी है तो ये मुद्दे से नहीं करना, जड़ा वाला जो इधर- हुआ इधर नहीं दुनिया में हुआ। जहां भी हुआ उसकी बात नहीं। यहाँ पर ये देखो ताकत का गलत अच्छा, इस्तेमाल उसको हो रहा है, बताया। ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पॉइंट है, इस पर बात मुझे ये करनी बता, ये जो बड़े बड़े माफिया होते हैं, इनकी आपस में दुश्मनी होती है या नहीं होती? होती है। तो तुझे नहीं लगता हो सकता हो दुश्मनी का नतीजे में मारा तो गया? इतने बड़े शो में बैठकर ऐसे खुल्लम खुल्ला कह देना, उनकी बातों से नहीं लग रहा था कि यार इन्होंने बलडोजर कटवाया है। उसकी संपत्ति पर चलाया गया, हेलो, उसके ऊपर थोड़ी चलाया वो गया। मारने के ऊपर भी कह रहे बलडोजर हैं। किसके ऊपर चलाया गया? भाई साहब और बच्चे उसको बच्चे जिंदा को लटाया गया, उसके ऐसे ऊपर ही ना बलडोजर तो चलाया ऊपर से ये गया। मक्खन और की एक चिकन और तो मार- अतीक की बात हो रही थी, तो अतीक को तो भाई योगी ने तो मारा ही नहीं, किसी दूसरे बंदे, वो दो लड़कों ने मारा था। वो उन्होंने कबूल भी किया। नहीं, मुख्तार अंसारी को मारा था, अतीक को। मुख्तार अंसारी को तो जहर दी उसको है। जहर दी। अतीक अहमद को 3 लड़के थे, उन्होंने कबूल किया था, हाथ खड़े कर दिए, हमने हमारा कहा भी नहीं हुआ, और पुलिस के सामने आके लोग मार जाते हैं। बिल्कुल, वो भी पुलिस के सामने खड़े हो गए, मीडिया के सामने मारा। मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने और मारा। वो पेश भी हो और गए, ऊपर से जय श्री राम के नारे भी लगा। नारे भी लगा रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई तो अगर उन्होंने मारा, उन्होंने एक- इल्जाम अपने सर ले लिया, तो फिर क्रेडिट ये क्यों ले रहे हैं? सवाल यानी कि ये सारी प्लानिंग इन्होंने ये कहा था, जो सर उठा के 2 नंबरी की आवाज उठाए गए, किसी गरीब को तंग करे उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इन्होंने ये कहा था। आगे सोच लो। नहीं, तो सोचने की बात यार, नहीं है, अदालत में मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो बड़े बड़े माफिया होते हैं ना भाई, गलत काम भी वो दबा के करते हैं, और कई लोग उनका साथ भी देते हैं, क्योंकि छोटे मोटे लोगों को अच्छा, सारे बातें पैसों बता से रहे हेल्प भी करते हैं। मुझे इतनी बता दो, तीनों मुझे ये बता दो। चलो छोटे मोटे माफिया, मुख्तार अंसारी छोटा नहीं, वो तो बड़े थे, उन जैसे में जो सियासतदान बड़े डाउन है, बड़े हैं, आज सियासत में बैठे, MP MLA छोड़ के वजीर आजम में बढ़ जाते हैं, वो जो काम करते हैं उनको कौन ठोकेगा? उनका नाम भी पता चला, कभी उनको भी ठोका गया है, उनको भी कभी सजाएं हुई हैं। भाई उनके लिए यार ना, अदालतें आ जाती हैं, उनके लिए एक कानून यहाँ आ पे जाता बात है। योगी आदित्यनाथ ने की, खुद को ना, यानी कि बीजेपी को वो बोल रहे थे कि ये जी श्री कृष्ण का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो दूसरों को वो बोल रहे हैं, कांग्रेसियों को या दूसरों को
कोई भी पार्टी है जो क्रिमिनल को साथ देते हैं। रावण की नहीं, वो वो जब मेरे ख्याल में दुर्योधन ने साड़ी उतारने की कोशिश की। अच्छा शुरुआती दिनों में दुर्योधन ही था मेरे ख्याल में, जो जिसने साड़ी उतारने की कोशिश की थी द्रौपदी की। तो ये दूसरों को बोल रहे थे। तो भाई ये हम भी सोशल मीडिया देखते रहते हैं। ये जो ब्रिजभूषण है बीजेपी का लीडर है, वो जब जो इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने कंट्री के लिए मेडल लिए, ये वीडियो बड़ी वायरल हुई उनके है। ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश की गई। वो कंट्री की वो बेटियां धरने नहीं पे थी। बैठी रही उस वो वक्त। मोदी जी की वो बेटियां नहीं वो किसी ने नहीं वो बोला। बात नहीं है। हाँ। वो मोदी जी अच्छा, के परिवार का अभी हिस्सा नहीं थी। पीएम मोदी साहब खुद जो है वो जो क्या नाम था, वो जो केरला में एक यूनिवर्सिटी नहीं, वो अब नाम भाई साहब मिस हो रहा है, प्रज्वल रमन्ना। हाँ जिनके लिए वोट मांगे जा रहे थे। वो 3000 लड़की के करीब जो बलात्कार किया, उनकी वीडियो बनाई, उसमें आया। कई धर्मों की लड़कियां होंगी। बिल्कुल नहीं, उसमें तो ये धर्म वाला मामला ही नहीं मामला ही नहीं है। है। वहाँ पर तो मामला फैमिली का है। भाई साहब 3000 वो मोदी जी कहना की आसान बेटियां है। नहीं थी, वो परिवार का हिस्सा नहीं मौलम थी। साहब वो बोलो। भाई साहब गलत किया है। तो उनको कोई ठोकेगा? बिल्कुल गलत किया उनके है। लिए अदालतें या कानून किधर है? उनको और कभी मैंने ठोकता है? तो सुना बगैर वीजे के वो इधर से भाग गया है। तो फिर तो फिर कहाँ था? कानून किधर है? कानून किधर हुकूमत ने है? साथ दिया। वो जो कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, वो किधर है? वो कानून अदालतें किधर है? वो कैसे भाग गए? और वो कौन सा यूपी के अंदर आता है? बेशक यूपी में है, जिधर भी है, जहाँ भी है तो इंडिया का कानून तो लागू है ना। लेकिन भाई साहब कहीं पर बीजेपी अच्छे भी काम करती है, कहीं पर जो है अपने लोगों को ढील देती आंखें है बंद भी कर लेती है। और दूसरे लोगों को शिकंजे कस लेती है। खुल्लम खुल्ला ये है कि ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने फायदे के लिए हो या कंट्री के फायदे के लिए एक हो। चीज भाई पक्की है कि ये जो सियासतदान होते हैं ना, इनको कोई क्रिमिनल से कोई कुछ लेना देना नहीं होता। जी। ये ऐसे बंदे को भी ये खड़ा कर देते हैं जिसने लाखों मर्डर किया गया हो, बस वो सीट निकाल ले उधर से। हाँ अगर पॉपुलर वो हो इलाके पॉपुलर में। इलाके में वो सीट निकाल सकता हो तो उसको भी ये टिकट दे देते हैं। दे देते हैं, ऐसे ही है। हमारे इलाके में खुद होता है भाई। सिंध के अंदर 100 में से कम 60 सीट ऐसी है जो क्रिमिनल बंदे जिनको सीटें मिली हुई है। यार सिंध के जो अंदर नामचीन होते हैं गुंडे, उनको साहब अक्सर टिकट दी जाती है। बड़े बड़े नाम है मौलम आज भी। सबसे बड़ा नाम तो सरदारी का खुद है, और भाई असल में उनको सीटों से उजैर बलोच। आप तीनों ने सुना होगा उजैर बलोच। 100 के ऊपर उसने कत्ल किए हैं, गरीबों की जमीनें हड़प कर गया है। उनके ऊपर किसी सरदारी जैसे बंदे की भी जरूरत नहीं है उसको केस करे। आज वो उनकी पार्टी का असेंबली में बैठा हुआ है, उसे कौन पूछे? यार ये दूसरा मुख्तार अंसारी हो गया, अतीक रहमान हो गया, आज तक वो खड़े रहे हैं। ये MP MLA कहते बने गुंडे थे भाई साहब। क्यों और टिकट दिए इनको? ये गुंडे थे और भी कितने गुंडे। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें से 44 से 45% जो आज भी संसद में बैठे हैं ना, हम कोई नहीं पर भी पूछ रहा। केस है। उन पे भी केस है। कल को उनको जब वक्त आएगा उनको ठोकेंगे कि ये तो क्रिमिनल था। ठोकेगा कौन? कौन तो ठोके? ऐसे जिसको उन्होंने मारी जिसके को पास मारा पावर गया। होती है उसको कोई नहीं छेड़ता। जब अतीक अहमद के पास पावर थी, इतने साल 3 बार MLA बना, उसको किसी ने नहीं ठोका। चलो जी, बाकी भाई एक और सवाल था कि आप जो है वो बातों को घुमाते फिरते असली मुद्दों से हट जाते हैं। वो तो साफ जाहिर है कि बंदा जब फंस जाता है तो असली मुद्दे से ना हटना पड़ता है। ऐसे ही है। कि जब अक्सर ना वो एक क्या नाम सुधांशु जी, हाँ सुधाकर मैं की तो क्या ही मैं बात देख रहा है। था, वो उनसे बंदा पूछता है, हरियाणा का एक लड़का था, वो पूछता है कि भाई बेरोजगारी हरियाणा में ना पहले नंबर कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में, दूसरे नंबर पर हरियाणा में बेरोजगारी है। तो वो कहते हैं वो मंदिर की बात शुरू कर देते हैं। हाँ, कश्मीरी पंडितों तवज्जो हटा तो रहे। ये बात है भाई कि आज अगर देखा जाए ना, हम भी स्पीच सुनते रहते हैं। मोदी साहब ने नो डाउट भाई डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है, काम किए हैं, लेकिन आज अगर उनकी रैलियों में अगर स्पीच सुने ना तो घूम घुमा के राम मंदिर पे आ जाती है, मुसलमानों पे आ जाती है। कांग्रेस, अगर इनसे मन नहीं भरता तो पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया तो जाता ये है। वो तो कोई बात ना मिले तो फिर पाकिस्तान शामिल हो जाता है। यही 3-4 मुद्दे हैं ये घूम घूम के। घुमा के मुद्दे तो यही बचते हैं। हाँ। बाकी भाई इसमें कोई दोहरी राय नहीं कि भाई बीजेपी के टाइम पे जो इंडिया है 5वें नंबर की इकानमी बनी है, यूपी अब राम मंदिर बनने से इसमें कोई तो डाउट नहीं कि भाई वहाँ पे अभी जो है डेवलपमेंट हुई है। लेकिन एक हमने वीडियो देखी थी, शायद आपको याद हो,
कि जो कंट्री मतलब जो भी स्टेटें हैं ना, ये जो गवर्नमेंट को पैसा देती है और गवर्नमेंट का इनके ऊपर कर्जा रहता है, यानी कि ये कम पैसे देती है और उधार जो है वो ज्यादा लेता है यूपी आज भी। फिर उन दिनों में पैसा यानी कि नहीं ये देता पैसे था, सरकार को कम देती है और लेती ज्यादा है। इस तरह की कोई वीडियो थी जिसमें केरला जो है, केरला हो गया, तेलंगाना वो ज्यादा पैसे देने वाली, तेलंगाना जो है वो ज्यादा। इस तरह की स्टेटें ज्यादा पैसे देती थी। तो ये भी थोड़े से स्टेटों के होते कि जिस स्टेट में दूसरी किसी का राज होता है तो उसको थोड़ा सा कम सहूलतें मिलती हैं, शायद हो सकता है भाई। बाकी भाई मुद्दों की बात करें, हाँ डेवलपमेंट की, कि साफ ज़ाहिर है भाई राम मंदिर बना है जिसकी वजह से भाई लाखों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पर। भाई साहब रेलवे नेटवर्क ज़रूरी है, एयरपोर्ट ज़रूरी है, रोड ज़रूरी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो आते हैं। क्योंकि राम मंदिर भाई साहब बहुत ही मुश्किल से 500 साल के बाद मिला है, तो लोग जो है वो आते हैं दर्शन करने के लिए, जिसकी वजह से यूपी के में इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ज़्यादा बेल्ट होगा। साफ है। एक और भी चीज़ है, सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी अच्छी होने की वजह से 35 लाख लोगों के लिए रोजगार की मौके वो जो मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, बिल्कुल और इन्वेस्टमेंट भी काम जो है ना इंटरेस्ट। एक वीडियो देख रहा था जिसमें क्या नाम है वो बनने जा रही थी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला स्टेट जो है वो बनेगा पहला यूपी, वो बनने जाएगा, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। और उसका क्रेडिट एक और भी चीज है, कोई फाइटर जेट या ब्रह्मोस वाला कोई जो बन रहा है, कोई इस तरह की एक और जो वो फैक्ट्री जो है वो बड़ी लगने जा रही है डिफेंस के रिलेटेड जो है यूपी में लगने जा रही है। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई बनेगा यूपी में और भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट है, इसको कंट्रोल करना ही भाई साहब बहुत बड़ा चुनौती वाला काम है। लेकिन सरकार जो है ना वो कोई भी हो, चाहे अमेरिका भी है ना, उसके भी फेलियर्स होते हैं। और अगर कंपैरिजन करें फेलियर और जो अचीवमेंट होती है उसमें, तो जो ज़्यादा चीज़ होगी तो वही आपने एंड पे पाया है। तो मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो यूपी भाई साहब ग्रो कर रहा है पहले से, सिक्योरिटी भी बेहतर हुई है, लेकिन जो कुछ मुद्दे जो है वो रह ही जाते हैं, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होती रहती हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, कांग्रेस की बात हुई थी कि कांग्रेस जो है आपकी जो संपत्ति वो छीन के जो विरासत है, साफ ज़ाहिर है कि हर बंदे की विरासत होती है, बाप दादा की जायदाद उसका हिस्सा होता है। तो ये जो मैनिफेस्टो आया कि योगी जी बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस जो है वो आपकी जो जायदाद, उन्होंने सिर्फ ये किया कि हम देखेंगे, हम गिनती करेंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है। ऐसा नहीं बोला कि भाई छीन के जो आधा हिस्सा है वो गरीबों में बांट देंगे, ऐसा नहीं बोला था। एक बोला गया कि भाई 1 लाख रुपया हर गरीब की, अगर कोई भी गरीब घर है ना, तो एक उसकी घर की लेडी को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, 30,000 के 3 लाख के ऊपर जो उन्होंने कहा कि नौकरियां देंगे। इस तरह की वो बातें भाई हमने भी सुनी है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।